हेलो फ्रेंड्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। पिछले ही वीडियो में हमने आर्टिकल 51 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आर्टिकल 52 से करना है। तो आज इनडायरेक्टली देखें तो हमें पूरा प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, जो पार्ट 5 यूनियन के अंतर्गत आता है। यूनियन में आर्टिकल 52 से 151 तक है, जिसमें फर्स्ट हम देखते हैं कार्यपालिका। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद आर्टिकल 79 से पार्लियामेंट है 122 तक। फिर 123 से राष्ट्रपति के विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। फिर चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है 124 से। और फिर चैप्टर 5 है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से 151। हम ट्रिक से ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखो, अगर आपको याद करना है, अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 यूनियन। अब पार्ट 5 में यूनियन है, ये कैसे याद रखेंगे? देखो, इसमें 1 2 3 4 5 लेटर है, तो पार्ट 5 में। ठीक, नेक्स्ट आएगा स्टेट्स, STATES। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो पार्ट 6 में। ठीक, पार्ट 7 रिपील्ड हो चुका है। आपने एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पार्ट 7 हैज़ बीन रिपील्ड। ठीक, हट गया। पार्ट 8 में क्या होगा? अब एक बार ये यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो पार्ट 8 में डेफिनेटली यूनियन टेरिटरी होगा। इससे पहले अगर देखें तो पार्ट 4 में क्या था? पार्ट 4 में था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी ऐसे ही याद रहता है, 1 2 3 4 पार्ट 4 में। तो आज हम पार्ट 5 यूनियन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है हमें। तो इस वीडियो हम प्रेसिडेंट के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। और आप पूरा विश्वास रखिए, प्रेसिडेंट पढ़ना बड़ा सिंपल है, आपको गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। देखो, हमने कंप्लीट किया है यहाँ से, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, 6th रिवाइज्ड एडिशन। तो इसमें गलती तो नहीं होगी। ये हिंदी में है, लेकिन हमारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको सहूलियत हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश मीडियम है। तो हमारे पढ़ने का क्रम यही होगा कि सबसे पहले पार्ट 5 में सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में ओवरव्यू देखेंगे, इनकी प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ओवरव्यू। उसके बाद आर्टिकल 52 से 62 में क्या क्या लिखा हुआ है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से इनको कंप्लीट करेंगे। ट्रिक से कैसे याद रखना है वो भी देखेंगे। अगर कोई वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, SSC, रेलवे, ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ तक आपको वीडियो देखना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम PSC और UPSC के जो क्वेश्चन आते हैं तर्क से रिलेटेड, वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन देखेंगे तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, और उसके बाद अगर मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 4 चरण में हम अपना ये टॉपिक करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट का ओवरव्यू ही देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास ये नोट्स है, हम उसी से कंप्लीट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा हम ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते इसमें। तो आप एक बार इसे देखते जाना, अच्छे से हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी नाम मात्र के हेड है। हमें भी पता है रामनाथ कोविंद जी नाम मात्र के हेड है, असली हेड तो PM मोदी हैं। इनका काम है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान को बचाना इनका काम है। बाद में आपको ये डाउट आएंगे कि आखिरकार संविधान को प्रेसिडेंट बचाते हैं या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट जब शपथ लेते हैं तो ये 3 शब्द यूज़ करते हैं कि वो संविधान को बचाएंगे। प्रेसिडेंट की 3 पावर हम यहाँ देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी कार्य, आपको पता होगा जब राज्यसभा से बिल पास होता है, उसके बाद लोकसभा से बिल पास होता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो यहाँ आर्टिकल 111, इसमें प्रेसिडेंट बिल पर साइन करते हैं। याद करने का तरीका भी है, 111 मतलब एक राज्यसभा से पास, लोकसभा से पास और प्रेसिडेंट के साइन, तो वो एक्ट बन जाता है, आर्टिकल 111। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी पावर में ये है कि PM और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट से पूरा सलाह मशवरा करते हैं। प्रेसिडेंट इन सबको अपॉइंट भी करते हैं। प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं वो हम अभी देखेंगे ट्रिक से। आपको बस शांत मन से वीडियो देखनी है, कुछ लिखना भी नहीं है। जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद 2 की स्पीड से चला के अपने 1 पेज के नोट्स बना लेना। एंड थर्ड पॉइंट है जुडिशरी या न्यायपालिका। इनके जो हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो उनकी पावर यहाँ बताइए। तो ये हमने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बनाए हैं, इनके बारे में अभी देखते हैं। पहले आप ये 2-3 पावर और हैं वो देख लो। जैसे डिप्लोमेटिक पावर हुई, इंडिया की जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। हालांकि जो निगोसिएशंस हैं वो PM और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, लेकिन एग्रीमेंट और ट्रीटी प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। जैसे राफेल डील हुई, उसमें PM ने पैसे कम ज़्यादा करवाए होंगे, लेकिन नाम उसमें प्रेसिडेंट का ही हुआ होगा। मिलिट्री पावर में आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख या सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं। अभी एक नई पोस्ट आई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो बिपिन रावत फर्स्ट थे। तो
वो ऑप्शन में आ रहे थे तो कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, तो ध्यान रखना सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही है। एंड लास्ट में इमरजेंसी पावर, ये जो क्षमादान है आर्टिकल 72, जो आर्टिकल पढ़ेंगे तब कंप्लीट हो जाएगा। इमरजेंसी पावर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। इसमें नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसको ऐसे याद रखते हैं कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप एक बार ऐसे याद रखो आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ये तीन इमरजेंसी हैं। ये तीन इमरजेंसी है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, ये तीन इमरजेंसी है, तो इससे याद रहता है ये पार्ट 18 में है, ये तीन इमरजेंसी 18, ठीक। लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। आर्टिकल 352 सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर हम किसको रखेंगे, राष्ट्र को। राष्ट्र से ऊपर अपने लिए कुछ है नहीं, तो सबसे फर्स्ट वाली जो है वो है राष्ट्र, यानी नेशनल इमरजेंसी। और लास्ट 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये कभी लगी नहीं है। वैसे ये तो ये डायरेक्ट याद हो जाता है 360 में, फिर भी आप अगर याद ना कर पाए तो आप ये सोचो कि 0 बार, एक भी बार नहीं लगी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो 356 बचा है वो ऑटोमेटिकली स्टेट इमरजेंसी हो जाएगा, ठीक। अब रामनाथ कोविंद जी की बात कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद जी 25 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट बने। उनके जो इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया थी, रिजल्ट वगैरह आना, वो 17 जुलाई तक आ चुका था, 17 जुलाई 2017 तक। और प्रणब मुखर्जी 24 जुलाई 17 तक रहे। इसके मतलब जब पुराने वाले प्रेसिडेंट हैं उससे पहले पहले नए वाले प्रेसिडेंट का चुनाव वगैरह हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये सब आर्टिकल में लिखा है, हम अभी आगे करेंगे। तो प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, 14वें नंबर के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी बने हैं 2017 में। और एक चीज़ यहाँ से याद और रख सकते हैं कि जो मोदी हैं पीएम, वो पीएम भी 14 नंबर के हैं, 14th नंबर के, और प्रेसिडेंट भी 14th नंबर के हैं। इनको 7,02,044 वोट मिले, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये वोट किसने दिए ये हम आर्टिकल में देखेंगे आगे। लेकिन इनको 65.65% वोट मिले। इनके अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था आपको पता है, मीरा कुमार। मीरा कुमार खड़ी हुई थी, और ये लोकसभा की फर्स्ट फीमेल स्पीकर हैं, लेडी स्पीकर हैं, मतलब लेडी स्पीकर थी। इसके बाद सेकंड लेडी स्पीकर सुमित्रा महाजन एमपी से बनी थी, तो सबको याद रहता है। फर्स्ट मीरा कुमार थी लोकसभा की स्पीकर। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से इन्हें उतारा, इन्हें भी अच्छे वोट मिले, 34.35% मिले। ये नंबर ईजिली याद होने लायक है, इसलिए हो गया। अब हम आगे देखते हैं आखिरकार आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 में क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, और एक एक आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं। ये सारे आर्टिकल हैं, हम यहाँ समझाने के लिए द्वारा लिखेंगे। आपको लिखना है आर्टिकल 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61 एंड 62, यहाँ तक याद करेंगे। 52 फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे कर लेंगे। आर्टिकल 52 बड़ा सिंपल है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड फर्स्ट आर्टिकल है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक प्रेसिडेंट होंगे, दैट्स इट। इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, एक प्रेसिडेंट होंगे। अब एक प्रेसिडेंट है तो उनका काम क्या है, उनके पास पावर क्या है, वो बताई गई है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं भाई, ये तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे, और उसके बाद यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर इनमें निहित होगी। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर इनमें निहित होगी, यानी कि एक प्रेसिडेंट और उनकी पावर या उनका काम इसमें दिखा दिया। अब आर्टिकल 54 देखो। उसके बाद आर्टिकल 54, इसमें है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन प्रेसिडेंट को चुनते हैं, कौन कौन शामिल नहीं हो सकते, ये अभी हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन ये हम 4 लोग होते हैं जो चुनते हैं। एक हो गए राज्यसभा के एमपी, एक लोकसभा के एमपी, एक स्टेट के एमएलए, और लास्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी इनके एमएलए, ठीक। इस 4 से आपको याद रहता है ये। अभी आप आर्टिकल की ट्रिक देख लो, हम इसको सबको डिटेल में देखेंगे अभी। आर्टिकल 55 यानी बचपन जैसे फॉर्मूले। बचपन में क्या बच्चे फॉर्मूले ही पढ़ते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट को चुनने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होगी ये दिखाया है, और एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी ये दिखाया है। एमएलए तो हर स्टेट में होते हैं, इनकी वैल्यू कम होगी एमपी की रिस्पेक्ट में, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट में। तो देखो एमएलए हर राज्य में होते हैं, तो उस राज्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो अपॉन उस राज्य में टोटल कितने एमएलए बनते हैं। अभी एग्जांपल बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल एमपी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 7,26,26,809, लगभग 7.25 करोड़ है, ठीक। और एमपी में टोटल एमएलए कितने बनते हैं, 230, तो 230 हो गया। अब ऊपर 7 करोड़ है, नीचे 230 है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आती है, इसलिए यहाँ 1000 से डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखते हैं।
इसमें कोई बड़ा मैथ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब एमपी की वोट वैल्यू देखते हैं क्या होती है। एमपी की वोट वैल्यू एमएलए की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल एमपी। मतलब एक एमपी की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं तो टोटल एमपी से डिवाइड करने पड़ेंगे ना, और ऊपर टोटल एमएलए की वोट वैल्यू। तो अगर हम एक फ्लो में देखें तो एमपी की वोट वैल्यू, एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होगी, जितने भी एमएलए की वोट वैल्यू है उसमें एम नंबर ऑफ एमपी को डिवाइड कर दो, एक एमपी की वोट वैल्यू निकल जाएगी। यानी एमपी की वोट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एमएलए की वोट वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, सारे एमएलए की, तो डेफिनेटली ज़्यादा वैल्यू आएगी। और एमएलए की वोट वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, उस स्टेट की पॉपुलेशन पे और कितने एमएलए, सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 56, ये यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर आ रहा है। ओके, फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ से आपको याद रखना है 5 ईयर, यानी कि इसमें टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की बात हुई है। तो कभी आप बोलोगे कि कभी तो हम इस नंबर से ट्रिक बना रहे हैं और अभी हमने इस नंबर से ट्रिक बना ली, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि इस नंबर से सिर्फ यही वाली ट्रिक बनाई है, 5 ईयर टर्म, यानी आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है, जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट 5 साल तक रहेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आर्टिकल 57, 7 ये है 7, ठीक है, बाकी सब हम इसी नंबर से टिक बना रहे हैं। 7, 7 मतलब प्रेसिडेंट कितनी बार साथ दे सकते हैं, तो इसमें लिखा है प्रेसिडेंट कितनी भी बार साथ दे सकते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। आपको पता होगा यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनका टाइम पीरियड 4 साल रहता है, और सिर्फ मैक्सिमम 2 बार रीइलेक्ट, 1 बार रीइलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये हमें तब पता लगा जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा हटे, तो हमने सोचा कि इतने अच्छे प्रेसिडेंट है तो हट हट कैसे गए, बाद में पता लगा ये कंडीशन होती है इसलिए हट गए। नेक्स्ट है 58, 8 में ये 8 है ना, ये क्वालिफिकेशन जैसा है। अब हम क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो ऐसा 8 जैसा दिखेगा, इससे डायरेक्ट याद हो जाता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है आर्टिकल 58 में। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक्स हैं, क्योंकि हम एक लाइन से ट्रिक नहीं बना रहे हैं, हर किसी की सेपरेट ट्रिक है, और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ट्रिक नहीं बनाई है, सिंपल ट्रिक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, थोड़ा देख लो आप यहाँ पे। 35 साल तो उम्र होनी ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लाभ का पद ना हो। लाभ का पद क्या होता है, इस पे वो सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया है, लेकिन हम एक ओवरव्यू के तौर पर लाभ का पद देख ही लेंगे। लाभ का पद ना हो, भारत के सिटीजन तो होने ही चाहिए, और एक कंडीशन और है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लोकसभा लायक हो, मतलब लोकसभा में चुनने लायक हो। दो क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे आपको कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किस लायक होने चाहिए, लोकसभा लायक या राज्यसभा लायक। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका लगभग रिलेशन राज्यसभा से ही होता है, तो उनके यहाँ कंडीशन आती है कि राज्यसभा लायक होना चाहिए, लेकिन ये प्रेसिडेंट है, इनमें लोकसभा लायक, उनमें अहर्ताएँ होनी चाहिए। फिर इसी से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल देंगे कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा लायक है, ठीक है, तो क्या वो प्रेसिडेंट, तो डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट बन सकता है, चुना जा सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा की जो उम्र होती है वो 25 साल है। अगर कोई व्यक्ति 27 साल का है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, 35 साल उम्र, ये कंडीशन होती है। तो ये इनमें से ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन हम तो अभी सिर्फ आर्टिकल याद कर रहे हैं, तो याद रखना है 8 क्वालिफिकेशन जैसा लगता है ये क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। आर्टिकल 59, ये नो, किस काम के लिए मना हो रहा है, नो मतलब मना होना, किस काम के लिए मना हो रहा है। तो इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ कंडीशन दी गई हैं। उनमें ये है कि जैसे कोई राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर है, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही वो सीट छोड़नी पड़ेगी, और क्या कितनी सैलरी मिलेगी ये सब इसमें बताया है। ठीक, आर्टिकल 60 ये डायरेक्टली याद हो जाता है, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60 एंड 61। 60 में ये देखो 0 दिख रहा है, यहाँ से याद आ जाता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट की बात है। किसके सामने ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके सामने लेंगे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी और सीनियर मोस्ट जज को भेजते हैं तो उनके सामने, या तो चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज। नेक्स्ट आर्टिकल 61, ये भी डायरेक्टली इसी से याद हो जाता है। 61 मतलब इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है पार्लियामेंट में, इसकी क्या प्रोसेस है अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट 62, 62 में कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट हैं, डायरेक्टली याद हो जाते हैं, और मैं इसी वीडियो में एक बार बता चुका हूँ तो आपको भी याद हो जाएंगे। नंबर 1, नए प्रेसिडेंट को चुनना है पुराने प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले। हमें पता है रामनाथ कोविंद जी का जो रिज़ल्ट है वो 17 जुलाई 2017 को आ गया था,
जबकि प्रणब मुखर्जी का टाइम कब खत्म हो रहा था? 24 जुलाई 2017 को। यानी प्रणब मुखर्जी के टाइम खत्म होने से पहले नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके थे। तो ये आर्टिकल 62 के 1 में यही लिखा है, ऐसा हो जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट देख लो। अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, ठीक है, या फिर वो अपने मन से पद त्याग करते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे प्रेसिडेंट चुन लिए जाने चाहिए। 100% 6 महीने के अंदर चुन लिए जाने चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट है, वो 2 साल तक प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद उन्होंने पद त्याग कर दिया। अब 6 महीने के अंदर मान लो नए प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट कर लिए, मतलब MP MLA ने इलेक्ट कर लिए नए प्रेसिडेंट। वो कितने रहेंगे? बचे हुए 3 साल रहेंगे या फिर अपने पूरे 5 साल रहेंगे? ये क्वेश्चन भी आने लायक है, आ भी चुके होंगे कई बार। तो नए प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो पूरे 5 साल रहते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 14321 52 53 54 55 56, आर्टिकल 56 के तहत पूरे 5 साल रहेंगे ये देख लो, आर्टिकल 56 के तहत पूरे 5 साल रहेंगे। फिर बीच में वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल आएंगे, वो हम देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 70, 71 और 72 यही देखना सही रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों को भी याद करते। देखो आर्टिकल 72 है 7(2), यानी कि अपराधी प्रेसिडेंट से बोलते हैं प्लीज़ प्रेसिडेंट साथ दो, फांसी होने वाली है कि प्लीज़ बचा लो, यानी कि साथ दो, प्लीज़ प्रेसिडेंट साथ दो। तो इससे याद रखते हैं हम कि आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट क्षमादान करते हैं। क्षमादान में मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी को निर्दोष साबित कर देंगे, मतलब वो करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को सज़ा ज़्यादा हो रही हो तो कम कर देंगे। अगर किसी को मृत्यु की सज़ा बोली हो तो हो सकता है उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दें, ऐसा कुछ कर दें, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट हैं, मृत्यु की सज़ा प्रेसिडेंट कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री की सज़ा होती है उसमें भी प्रेसिडेंट चाहे तो कम कर सकते हैं सज़ा, ठीक है, मृत्यु की और मिलिट्री की सज़ा। और जो नॉर्मल सज़ाएं होती हैं वो कम तो कर ही सकते हैं, ठीक। लेकिन जब हम उनके स्टेट के लिए गवर्नर है, प्रेसिडेंट जैसे सेंटर के लिए हैं, गवर्नर वैसे स्टेट के लिए हैं। गवर्नर का भी एक आर्टिकल है, अगर 72 में 89 जोड़ेंगे तो 161 आर्टिकल के तहत गवर्नर को क्षमादान की शक्ति है, लेकिन गवर्नर सिर्फ नॉर्मल क्षमादान कर सकते हैं। मान लो किसी को सज़ा 10 साल की हुई तो 7 साल की कर देंगे, लेकिन वो मृत्यु की सज़ा पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते गवर्नर, और ना ही मिलिट्री के द्वारा दी हुई सज़ा पर छेड़छाड़ कर सकते हैं गवर्नर। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आ चुके हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ये तो ऐसे पॉइंट है अगर आप रिवीजन भी नहीं करेंगे तो भी ध्यान रहेगा, ठीक। अब जैसे इसी 72 से आर्टिकल 71 भी याद करते। देखो अगर यहाँ कोई सज़ा कम करवाने आया है तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट से होते हुए आया होगा, तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट लिख लो, सुप्रीम कोर्ट से ही तो यहाँ आया होगा। तो अगर आर्टिकल 71 के आगे सुप्रीम कोर्ट लिख गया तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, हाई कोर्ट वगैरह सॉल्व नहीं करेगा। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ चुका है। उसके बाद आर्टिकल 70 है, ये ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार लिख ही देता हूँ। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टीजेंसी, मतलब प्रेसिडेंट के फंक्शन कोई और करेगा, क्या कॉन्टीजेंसी होंगी तब वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन को करते हैं, या फिर जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट के फंक्शन को कौन करेगा। ये आर्टिकल 70 में भी है, और जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे उसमें भी आर्टिकल में है। अभी आर्टिकल तो आपको क्लियर हो ही गए होंगे, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 और 70, 71, 72। अब 1 बाई 1 डिटेल में करते हैं, इतना ही टाइम और लगेगा। आर्टिकल 52 एक प्रेसिडेंट होंगे, इसमें कुछ नहीं देखना। आर्टिकल 53 में सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कुछ नहीं देखना। आर्टिकल 54 में ये 4 हमने बताया था, 4 से याद रहता है, राज्यसभा के MP, लोकसभा के MP, स्टेट के MLA और दिल्ली एंड पुडुचेरी के MLA। यहाँ आपको एक डाउट आना चाहिए कि अब तो जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसके MLA भी प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? बिल्कुल, अब जम्मू एंड कश्मीर के MLA भी प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है कि भाई बताओ प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यसभा MP, लोकसभा MP, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी MP एंड स्टेट MLA। ऑप्शन 3 MP, स्टेट MLA एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के MLA। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तब जम्मू एंड कश्मीर वगैरह अलग अलग कुछ नहीं, स्टेट ही था, तो उसका ऑप्शन सी सही हो गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पेपर में आना ही है। तो 55 में बचपन जैसे फॉर्मूले याद रखना, ये MP की वैल्यू। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट में क्वेश्चन ऐसे बनता है, वही मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि एक प्रेसिडेंट है, 2 साल रहते हैं, 2 साल रहने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब वो बचे हुए 3 साल रहेंगे कि पूरे 5 साल? तो पूरे 5 साल रहेंगे।
अच्छा, यहाँ जो एमपी की वोट वैल्यू ज़्यादा तो है ही, लेकिन इनके वॉलेट पेपर में भी अंतर है। जो एमपी वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव की, तो उन्हें ग्रीन वॉलेट पेपर दिया जाता है, और एमएलए लोगों को पिंक वॉलेट पेपर दिया जाता है। तो गजब बेइज्जती है एमएलए की। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, भाई बताओ, राज्यसभा के एमपी लोकसभा के एमपी हैं, लेकिन राज्यसभा के एमपी में कुछ एमपी को प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? डेफिनेटली वो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनको चुना, नॉमिनेटेड लोगों को, और नॉमिनेटेड लोग प्रेसिडेंट को चुन लेंगे, तो बात तो बराबर हो गई। फिर ऐसे फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा मेंबर। लास्ट में से बहुत सारी लास्ट में पड़ी, उनमें से एक को, मतलब 12 लोगों को नॉमिनेट कर लेते हैं। ऐसे याद करो, लास्ट मतलब होता है लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, बस। अगर आपको यहाँ डाउट है कि राज्यसभा में कितनी सीट होती है, लोकसभा में कितनी होती है, तो मेरे पास नंबर है, 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ये है राज्यसभा अपर हाउस और ये है लोकसभा। इसमें 550 सीट होती है लोकसभा में, एंड इसमें 250 होती है। पहले इसमें 552 होती थी, टू एंग्लो इंडियन को इलेक्ट करते थे, वो सब हट गया। अब ये हटाए जनवरी 2020 में, तो ये अच्छा हो गया ना, 550 250। लेकिन हमारा कुछ पार्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास है अभी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 550 में से 543 सांसद हैं जो अभी इलेक्ट होते हैं, और इधर राज्यसभा में 250 में से 245 में से 233 स्टेट से आते हैं या यूटी से आते हैं, और 12 को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। लोकसभा में पूरे 543 है। अब प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट नहीं करते किसी को लोकसभा में, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इन 543 में से स्टेट के पास कितनी है और यूटी के पास कितनी है। तो स्टेट के पास है 524 सीट, यूटी के पास है 19 सीट। ये एक बार लिख लो आप, 233 राज्यसभा सीट में से स्टेट के पास है 225 सीट, एंड यूटी के पास है 8 सीट्स। ये एक जगह लिख लो आप, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रिक्वेंटली, कोई ना कोई ट्रिक बनी जाएगी। देखो, मैं वीडियो पॉज करके यहीं की यहीं ट्रिक बनाता हूँ इसकी। देखो, ट्रिक तो नहीं बनी, लेकिन याद करने का एक वो बन गया पैटर्न। 250 में से 245 पे अभी इलेक्ट होते हैं, जिसमें से 233 और 12 है। ये तो याद हो जाएगा, 245 233 12 तक, 233 वो स्टेट और यूटी से, और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? 12 को। किस किस फील्ड से होने चाहिए? लास्ट में से सिलेक्ट करते हैं, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। 233 में से 8 यूनियन टेरिटरी की है, यानी बहुत टाइम तक यूनियन टेरिटरी 8 रही है, तो इससे याद रहता है कि 8 सीट यूनियन टेरिटरी की है। ठीक है, तो 233 में 8 घटाएंगे, 225 स्टेट की निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये 8 याद रखना है। और लोकसभा सीट में भी यहाँ यूनियन टेरिटरी की 19 सीटें हैं, ये याद हो जाता है। 19, 543 में से 19 घटाएंगे तो 524 स्टेट की निकल के आ जाएगी। तो ये याद नंबर रखना है बस, 19 और इधर 8। ये तो हो गई सेंटर की बात। अब स्टेट में देखो, स्टेट में एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। ठीक, विधानसभा के एमएलए, इनको भी एमएलए बोलते हैं और इनको भी एमएलए बोलते हैं। ठीक, तो जो विधान परिषद है, इनको तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे एमपी में 230 विधानसभा सीट है, हमने हमने इनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, मतलब हमारे क्षेत्र में जो खड़े हुए हों उनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें मान लो बीजेपी की मेजोरिटी हो गई, तो ये अपने एक लीडर सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हम सीएम बोलते हैं। तो ये मामा को सिलेक्ट कर लेंगे, शिवराज सिंह चौहान को। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी लेकिन अब नहीं है, तो 6 स्टेट है। अब इसमें ट्रिक चलती है यूट्यूब पर, मित्र पर गमछा जार पता नहीं क्या। आपको क्या करना है, एक इंडिया का रफ मैप बना लेना है, थोड़ा रफ ही रहेगा ये। इंडिया का रफ मैप बना लेना है, 1 2 3 4 4 स्टेट ये, और यूपी, बिहार, ये 6 स्टेट में विधान परिषद है। विधान परिषद कुछ नहीं होता, इसमें भी रूल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है भाई। 10% टीचर को ले लो, प्रोफेसर को ले लो, ऐसा कुछ रूल है। और फिर ये सरकार की मदद करते हैं कि किस में पैसे ज़्यादा देने चाहिए, कम देने चाहिए। ये तो कई जगह है भी और कई जगह नहीं है। टोटल 6 जगह है, यूपी, बिहार और ये 4 स्टेट। ये 4 कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, और ये इधर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जहाँ जहाँ आंध्र प्रदेश जाएगा वहाँ वहाँ तेलंगाना तो जाएगा ही जाएगा, 2, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ईजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आर्टिकल 60 और 61 के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 60 में ये 0 है, मतलब ओथ है। ओथ में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। देखो,
प्रेसिडेंट सीजेआई के सामने शपथ लेते हैं, अगर सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी है, तो ये बोलते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक यानी फेथफुली प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमने पहले ही देख लिया था, और लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा, टू सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल, ये ओथ में बोलते हैं। 61 इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। इम्पीचमेंट के लिए मान लो कि इम्पीचमेंट होना है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किसी को पसंद नहीं आ रहे, ठीक है, तो लोकसभा में इनिशिएट हो गया, ये कहीं भी हो सकता है इनिशिएट, राज्यसभा में हो सकता है या लोकसभा में, कहीं से भी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जहाँ आएगा वहाँ राज्यसभा को प्रेफरेंस देंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये प्रेसिडेंट है, यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल लोकसभा से इनिशिएट हो गया, इनिशिएट में क्या होगा कि जितने भी मेंबर हैं उनका 1/4 मेंबर 14 दिन पहले नोटिस देंगे, ठीक, फिर 14 दिन बाद लोकसभा से इनिशिएट हुआ था तो वहीं के 2/3 मेंबर साइन करके भेजेंगे हमें इम्पीचमेंट करना है, तो ये साइन करके गया राज्यसभा में, राज्यसभा में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट बैठ सकते हैं, वोट कहीं नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में कभी प्रेसिडेंट वोट करते ही नहीं है, इन्वेस्टिगेट करेंगे राज्यसभा के मेंबर, करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद अगर इन लोगों ने भी 2/3 मेजोरिटी से साइन कर दिया तो इम्पीचमेंट डन माना जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें हमेशा आता है कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया मेंबर को और नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट को वोट डाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा ऐसा, लेकिन प्रेसिडेंट के हटने के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर भी ये वोटिंग करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इतना बड़ा पद है, आसानी से इम्पीचमेंट ना हो, इसलिए कोशिश करते हैं भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उन्हें भी तो अच्छे बुरे की समझ होगी, वो भी तो बता पाएंगे कि इनको हटना चाहिए या नहीं, तो नॉमिनेटेड मेंबर भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के टाइम वोट करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के अपोज में करें या फिर फेवर में करें, वो उन पर डिपेंड करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये इम्पीचमेंट वैसे होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संविधान उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो इम्पीचमेंट होता है। अब प्रेसिडेंट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, फिर भी एक पॉइंट छूट रहा है तो मैं बता ही देता हूँ आपको। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक तो होने ही चाहिए और 2,500 की जमानत राशि जब्त करनी पड़ेगी, मतलब जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होना चाहिए 1997 से पहले, लेकिन 1997 के बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं और 15,000 की जमानत राशि होती है। अगर 1/6 वोट नहीं मिले तो जमानत राशि जब्त, ये हर किसी में होता है, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, एक जमानत राशि होती है उसे जमा करनी पड़ती है, और अगर 1/6 वोट नहीं मिले तो वो जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में था, मेरे रिवीजन के लिए है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी देख सकते हैं। थैंक यू।